बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया एक बार फिर अधर में लटका। हाईकोर्ट की तरफ से लगी रोक के खिलाफ अपील करेंगे नीतीश सरकार। बिहार के साकिबुल गनी में रणजी ट्रॉफी में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, अपने डेब्यू मैच में ही जीता पूरा शतक। यूपी में अब छिड़ा चौथे चरण का रन, अयोध्या समेत अवध के 118 सीटों के लिए दिग्गज लगा रहे एड़ी चोटी का जोर। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर एक बार फिर अधर लटका है। प्रदेश के हाई स्कूलों और +2 शिक्षकों के तकरीबन 32,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के ऊपर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की तरफ से लगी रोक को हटाने के लिए अब शिक्षा विभाग न्यायालय में अपील दायर करेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र दिया जाना था और इसको लेकर विभाग के निर्देश पर 300 नियोजन इकाइयों में तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग हाईकोर्ट से अपील करने जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि 32,700 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। अधिकतर औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लिहाजा प्रक्रिया को जारी रहने देने की अपील होगी। तो हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है और इसको लेकर बिहार सरकार अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला है और शिक्षकों की नियुक्ति पर जिस तरीके से रोक लगा दी गई है उसके खिलाफ जो सरकार है वो अपील करने जा रही है। दरअसल शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर एक बार फिर से आफत आन पड़ी है। प्रदेश के सभी हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों के तकरीबन 32,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया है और हाईकोर्ट की तरफ से लगी इस रोक को हटाने के लिए अब शिक्षा विभाग न्यायालय में जाने वाला है। तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, शिक्षकों की बहाली को लेकर रोक लगा दी है और ऐसे में एक बार फिर 32,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो रुक गई है। दरअसल ये पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। हाईकोर्ट की तरफ से लगी रोक को हटाने के लिए अब शिक्षा विभाग न्यायालय में अपील दायर करेगा। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है और शिक्षा विभाग ने इसको लेकर विधि विभाग को प्रस्ताव भी भेजा है। तो बता दें कि 17 और 18 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र दिया जाना था और इसको लेकर विभाग के निर्देश पर 300 नियोजन इकाइयों में तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग हाईकोर्ट से अपील करने जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि 32,700 जो शिक्षक हैं उनकी बहाली पर रोक लगाई है। खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है बहाली प्रक्रिया पर, आखिर क्या वो वजह रही? चलिए, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से रोक के खिलाफ अब बिहार सरकार जो है वो दायर करेगी और शिक्षा बहाली प्रक्रिया पर एक बार फिर से बहाली करने की अपील की जाएगी। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में कल तीसरे चरण की वोटिंग है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर आज रात 8 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बड़ी बैठक। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां आज रात 8 बजे बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी की और बैठक में अगले 4 चरण की चुनावी रणनीति पर मंथन, चुनावी रणनीति पर मंथन की जाएगी और बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे मौजूद। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कल तीसरे चरण की वोटिंग है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार यानी कि कल शाम 6 बजे प्रचार बंद हो गए हैं। तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 सीटों पर मतदान होने हैं। एक तरफ जहां तीसरे चरण के लिए प्रचार थम गए हैं, वहीं चौथे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार आज रात 8 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा समेत यूपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अगले 4 चरणों की चुनावी रणनीति पर मंथन की जाएगी।
चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से 4 चरणों की चुनावी रणनीति पर बीजेपी भी बैठक करने वाली है और ऐसे में जहां अब तीसरे चरण का मतदान होना है, जो वहीं अगले जो चरण है उन सब के लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। देखिए दर्शक, आपको बता दें कि पूजा लगातार चुनाव प्रचार जो की सरगर्मियां है तेज है, चुनावी रुझान है। वहीं दूसरी एक तरफ कल जहाँ पे बूथ फरवरी है और वहीं तीसरे चरण का चुनाव की जो प्रचार प्रसार थम गया है और वहीं लगातार राज्य में नजर आ रही है कि यहाँ प्रचार प्रसार निर्धारित करती है कि किस तरह से कौन सी पार्टी तक जो है जनता उनको अवगत होती है। मतदाता मतदान करेंगे, ऐसे में चलो पूजा। जी रवि, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, जो चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव प्रचार अभी चल चुका है जी, और इस तरह का कल चुनाव होना है, मतदाता मतदान की सूचना जो बता दें पूजा की उन 49 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 15 सीटें कांग्रेस और सपा के पास गठबंधन इस करके उनको सरकार जो बनाएगी, तब उनको जो है ये 17 रवि, एक सवाल आपसे और है कि देखिए, बैठक एक होने वाली है बीजेपी की और आज जो बैठक होगी उसमें अगले 4 चरणों की चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। देखिए, लगातार बीजेपी एड़ी चोटी की जोर लगा रही है रवि, और ऐसे में फिर आज एक बैठक, ये बैठक कितना अहम है और क्या कुछ इसमें मंथन हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बात जो कमाल लगती है, ऐसे में पूरी जोर शोर से लगी हुई है। देश के प्रधानमंत्री को कमाल लगती है। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार डबल इंजन की है। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह सभी लोग दौरे कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर अपील कर रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी जो बातें किए उन बातों फिर आप लोग सहयोग दें और जो है बार बार अपील करे रखना हुए थे। उन्होंने जो है जनता के बीच पहुंचे हुए थे। तमाम जो है जनता पार्टियों को अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो लगातार उससे भी अपने सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मेलखंड में जो है और तमाम ऐसी जगह है, आज उत्तर प्रदेश नाथ जो है जनसभा बिल्कुल रवि, चलिए कि अखिलेश यादव जनसभा जनसभा करेंगे तो दो राजनीतिक दल की पार्टी है जो समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियों में घमासान चुनाव है। अब आगामी चुनाव आ चुका है, और भी चुनाव तीसरा चरण। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमसे अधिक बातचीत के लिए। रवि, देखिए, यहाँ पर तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन बीजेपी अब अगले जो चरण होने वाले हैं उन सबकी तैयारियों को लेकर जोरों शोरों से एड़ी चोटी का दम लगाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एक आज अहम बैठक होने वाली है बीजेपी मुख्यालय के अंदर। इसमें तमाम जो दिग्गज है बीजेपी की वो मौजूद रहेंगे और आगे की क्या कुछ रणनीति होगी इस पर मंथन की जाएगी। देश के 5 राज्यों में जारी चुनाव की सरगर्मियां बिहार में भी देखने को मिल रही है। ऐसे में पिछले दिनों पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बिहारियों को अपमानित करने वाले बयान पर अब सियासत जारी है। इसी मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में, तो वही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में बयान की निंदा की। इस मुद्दे को लेकर बेगूसराय में चिराग पासवान ने इस बयान के लिए सीएम नीतीश को ही दोषी करार दिया। बताइए कि जिस तरह से पंजाब की भूमिका है, अब बिहार के कितने लोग वहाँ रहते हैं, पंजाब के कितने लोगों की सेवा करते हैं। अब पता नहीं किस तरह के व्यक्ति है
जिनको ये मौका दे दिया अपने पार्टी ने, कई सब कुछ जानते ही नहीं है, उसे अपना नुकसान किए। किसी की जुबान को, किसी के वक्तव्य को प्रियंका गांधी जी इस कदर से खिलखिला के हंस रही थी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को गालियां दी जा रही है उनके सम्मान में। यही वहां दृश्य दिख रहा था कि प्रियंका गांधी खिलखिला के हंस रही हैं जैसे वो कहीं इटली और पाकिस्तान में बैठ करके कोई भारत को गाली दे रहा। बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार के लोगों को हम यहां पे आने नहीं देंगे, बिहारी भाइयों को। भैया उनसे तो हम क्या शिकायत करें, वो तो अभी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिहारी दूसरे प्रदेश में जाते क्यों है, पहले ये तो जिम्मेदारी तय हो। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार दिया होता, बिहार में बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य दिया होता, तो क्यों कोई बिहारी दूसरे प्रदेश जाता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रोहतास जिले मुख्यालय सासाराम पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार और पुलिस पर कई सवाल खड़े करते हुए जुबानी हमला बोला। उन्होंने बालू और शराब नीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बिहार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने धान अधिप्राप्ति में जिलाधिकारी पर भी धांधली का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। साथ ही लालू यादव को जेल भेजने जाने के मामले पर बोलते हुए लालू यादव को भगवान कृष्ण तक बता दिया। पुलिस अफसर मारे शहीद होते हैं तो या उनके परिवार शहीद होते हैं तो अनुकंपा की राशि मिलती है, उस राशि को भी लोग दें, अनुमानित जो है वो सब दें। यही आज के समय में हम कहना चाहते हैं। और हमको भी इस बात का दुख है कि साहब ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ का प्रशासन इस प्रकार से बहिरा होकर के बैठ गए हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट होने के नाते ही ऐसा किया गया है, जो दुख की बात है। जांच इस रूप में भी होनी चाहिए कि बालू माफिया की हत्या हुई थी। बालू माफिया के लोग यहाँ के सुनते हैं कि कोई राजनीतिक लोग हैं, उनका पेट्रोनाइजेशन है या उनके ब्रदर लोग हैं जो बालू माफियागिरी में लगे हुए हैं। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं, बिहार सरकार को कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार बालू नीति और शराब नीति के चलते हम गरीबों का एकदम तबाही कर दिया है और जिसके चलते इस तरह की घटनाएं घटती है। इसलिए बालू नीति को और शराब नीति को माननीय नीतीश कुमार को पुनर्विचार करना चाहिए। तो लालू जी खुद कहते थे, हम उसमें पढ़े होंगे आप, हमने कहा कि लालू जी कहते थे या लालू जी के लोग कहते थे कि भगवान कृष्ण भी जेल में गए थे, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ते थे तो शायद जेल दिया गया था। तो ये भी जेल गए हैं कई एक बार, तो इनको भी समझ में आता है कि अत्याचारियों के खिलाफ सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं तो हमको बार बार जेल भेजा जाता है। इस बात का उदाहरण दिया है हम। अब रही बात इसमें क्या बात है, ये बात तो सही है, लालू जी को नकारा नहीं जा सकता है। लालू जी सोशल क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने की थी। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी का दौरा कर 0 माइल पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बड़ी बड़ी कंपनियों का निवेश राज्य में होने पर प्रसन्नता जाहिर की। साथ ही आने वाले समय में बिहार में और बड़ी कंपनियों की आने की संभावना जताई। वहीं पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी द्वारा अति पिछड़ा के 18% आरक्षण को बढ़ाकर 33 किए जाने की मांग पर सम्राट चौधरी का कहना था कि सरकार आरक्षण पर जाति की संख्या के अनुसार आरक्षण देने का काम किया है। जिस तरह महिलाओं की जायज मांग पर सरकार ने आरक्षण दी है, उसी तरह मुकेश सहनी के द्वारा आरक्षण की मांग पर सरकार विचार करेगी। अभी तक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क, पानी पर काम कर रहे थे। बिहार में अब लगातार आपको ये दिखता होगा कि बिहार बिजनेस में भी आगे बढ़ रहा है। फैक्ट्रियाँ लग रही है तो उसके लिए गाड़ियाँ भी चाहिए, और गाड़ी जब लगेगा तो उसमें टायर भी चाहिए। तो टायर की व्यवस्था के लिए आज जो ये कार्यक्रम पूरा अपोलो ने रखा के माध्यम से हुआ है, और यहाँ पर संजय जी के माध्यम से इस पूरे अपोलो टायर जो आम लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जा रही है। उसको पूरी तरह आधुनिक तौर पर जो व्हील के पूरे व्यवस्था है, जो चक्का में चाहे वो अलाइनमेंट का मामला हो या चीज़ें और भी इससे जो स्थापित होती है टायर से, वो चीज़ों की स्थापना की गई है।
बिहार की राजनीति में चिराग पासवान सीएम पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में बेगूसराय में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता किया, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश पर बिहार पुलिस द्वारा कार्रवाई का आरोप लगाया और डर कर एफआईआर दर्ज नहीं करने पर चुनौती भी दे डाली। इसके साथ ही चिराग पासवान ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश से भी बेहतर संबंध बताए, लेकिन सीएम से राजनीतिक द्वेष का जिक्र किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टियों के हंगामे को लेकर कड़े शब्दों में संदेश भी चिराग ने दिया। सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं को रोकने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है, उनकी आवाज को दबाने में पुलिस का पूरा इस्तेमाल किया जाता है कि भैया आप तस्वीर नहीं लगाएंगे उनकी होर्डिंग पे, बैनर पे, पोस्टर पे, प्रचार में उनका नाम। तो उस वक्त मैंने कहा था कि भाई मेरे प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं और राजनीति में समझने की जरूरत है। हम लोग कई बार व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों को एक साथ जोड़ देते हैं। मेरा जो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से है, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है, वो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। मेरा व्यक्तिगत रिश्ता मेरे मुख्यमंत्री से भी अच्छा है। वो कभी कभी मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर देते हैं, वो अलग बात है कि अरे इसको कुछ आता है, कुछ जानता है, पढ़ता है, ये सब बोलते रहते हैं, अलग बात है। पर मेरा उनसे भी, आज भी मेरे मुख्यमंत्री मेरे सामने होंगे तो सबसे पहले मैं जाकर उनके पांव छू के उनका आशीर्वाद दूंगा। चिराग पासवान सबसे आगे था उस मार्च में। हर झड़प में सबसे पहले पुलिस के साथ मैं खड़ा था भिड़ने के लिए। तो चलाइए चिराग पासवान के ऊपर कराइए एफआईआर दर्ज, और चिराग पासवान पे नहीं कराएंगे, हमारे नेताओं पे कराएंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, खरोच आई मेरे नेताओं को, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को। एक एक खरोच का गिन गिन कर हिसाब बिहार की जनता आपसे लेगी। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है, तो वहीं राजद ने इसी बीच चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया है और चुनाव आयोग को बीजेपी का तोता करार दिया। दरअसल आज राजद, आपको बता दें कि राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रेस वार्ता कर चुनाव में देरी के लिए चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। शक्ति यादव ने कहा कि यूपी में चुनाव है, सभी नेता व्यस्त हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने बीजेपी के आदेश का पालन करते हुए फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। अधिकार से 24 सीटों पर चुनाव होता है बिहार विधान परिषद के लिए। वो सीटें अभी तक खाली है। 7 माह से अधिक बीत गए पर अभी तक कोई अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है। ज्ञात सूत्रों के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया है। दिसंबर माह में पंचायत के सभी चुनाव संपन्न हुए और पहले ये कहा गया कि चुनाव इसलिए रोका गया है कि पंचायत के स्तर पर चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं और जो प्रतिनिधि स्थानीय निकाय से चुनाव जीत करके आते हैं वही मतदाता होते हैं, लेकिन दिसंबर माह में वह भी चुनाव संपन्न हो गए। पटना के पाटलिपुत्र नॉलेज यूनिवर्सिटी में कोरोना के कारण सेमेस्टर एग्जाम में देरी को लेकर जमकर हंगामा किया गया। इस प्रदर्शन में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद यह प्रदर्शन खत्म किया गया। इसी क्रम में छात्र पुलिस द्वारा पकड़े भी गए, जिसे समझा बुझाकर तुरंत छोड़ भी दिया गया। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाने में पुलिस अभिरक्षक में हुए असम की महिला की मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मृतक का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुआ। वहीं थाने के एक कमरे में बिना वारंट और किसी दोष के बंद की गई महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत पर भाकपा माले, सीपीआईएम सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने थानाध्यक्ष सहित दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने के साथ इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। आपको बता दें कि अवध असम ट्रेन से समस्तीपुर जा रही महिला ने ट्रेन से छलांग लगा दी थी, जिसके बाद महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने हाजत में बंद कर दिया था। शाम को ये सूचना है कि उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। अभी जो एनएचआरसी के गाइडलाइन है, थाने में मृत्यु होने पे जो भी दिशा निर्देश दिए गए, सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए
उनका पोस्टमार्टम कराया गया और आगे की जांच की जा रही है। खगड़िया जिले में भाकपा माले के बैनर तले डीलर द्वारा हो रहे धांधली, कालाबाजारी और जन वितरण प्रणाली उपभोक्ता धर्मेंद्र कुमार को डीलर अंजू देवी के पति श्याम द्वारा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं भाकपा माले के जिला संयोजक किरण देव यादव ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली के डीलर द्वारा धांधली की जाती है, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई हो। मांगे लेके रहेंगे। रामचंद्रा कोठिया पंचायत के रामचंद्रा के डीलर अंजू देवी द्वारा जानलेवा हमला करने की धमकी दिया गया, जान से मारने की धमकी दिया गया है। साथ ही इनको 15 महीना का अनाज उठाव नहीं दिया है। मुंगेर में नगर निगम कर्मियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान निगम प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मजदूर संघ के नेता ब्रह्मदेव महतो ने कहा है कि निगम प्रबंधन हर बार समझौता करके समझौता पत्र को फाड़ कर फेंक देती है और सभी निगम कर्मियों की समस्याएं जिस तरह से नजरअंदाज की जाती है, चाहे वो रिटायर्ड कर्मी के पेंशन का मामला हो या दैनिक मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाने का मामला हो, जिसको लेकर निगम कर्मियों ने निगम प्रबंधन को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जो सरकार का गाइडलाइन है, निगम जो आदेश निकाला है, हाई कोर्ट के जो आदेश है, उसके तहत कर्मचारी की मांग को पूर्ति किया जाए। अगर जो नहीं करता है तो हम लोग 25 तारीख से तीनों विंग और निश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कटिहार में मोबाइल व्यवसायी से लूटकांड का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया। 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने मौके से लूटे गए 44 मोबाइल, 2 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी। लोगों ने लूटी हुई मोबाइल जो है 44 बरामद किया है। इसका आपराधिक इतिहास रहा है शंकर सिंह का, और पहले भी जो है गंगा दास भी जो है, इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसको हम लोग खंगाल रहे हैं और उसको हम लोग रिकॉर्ड पर लेके आएंगे। और बाकी ये जो लोग हैं, ये लोग उसके अलावा जो है वो नए लोग हैं जो कि इस अपराध की दुनिया में अपना कदम रखे हैं। मुंगेर में कोतवाली थाने से महज कुछ दूरी पर महिला से छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि महिला सामान खरीद रही थी, तभी महिला के हाथ से पर्स लेकर चोर फरार हो गया। महिला के बैग में करीब 70,000 रुपए कैश थे। घटना के बाद पीड़िता ने, आपको बता दें कि इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारतीय स्टेट बैंक बड़ी बाजार पहुंचे, ठीक है, और वहां से 1 लाख रुपए की निकासी हुई नानी माँ के द्वारा। नानी माँ को पीछे साइकिल के पीछे कैरियर में बैठा करके मैं शीतला मंदिर मेन चौक के पास पहुंचा, जहां प्रोटीन चिकन सेंटर है। उस दुकान पे सड़क किनारे साइकिल लगा करके चिकन लेने लगा। मेरा ध्यान तौल वजन पर था, नानी माँ का भी ध्यान थोड़ा सा इस दरमियान हट गया। तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो लाल रंग का थैला गायब हो गया। मुजफ्फरपुर में परिवहन विभाग की पहल पर इमली चिट्टी स्थित सरकार बस स्टैंड से रांची टाटा के लिए बस सर्विस का शुभारंभ किया गया। वहीं इस मौके पर बस सर्विस के शुभारंभ के साथ शुरू हुई बस सेवा के तहत मुजफ्फरपुर से यह बस रांची टाटा के लिए जाएगी और फिर यह दोनों ही वापस आएगी। राज्य परिवहन के द्वारा 2 बस सेवाओं की शुरुआत की गई है। शाम के 4 बजे इसका समय रहेगा और मुजफ्फरपुर से पटना होते हुए, रांची होते हुए टाटानगर जाएगी और इसी समय में वहां से टाटानगर से चल करके सुबह 6 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। क्रिकेट की दुनिया में बिहार के लाल ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जहां मोतिहारी के क्रिकेट प्लेयर शाकबुल गनी ने रणजी ट्रॉफी में 13 शतक जड़ दिया है और 22 बरस के साकिबुल
गनी ने रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में बिहार की तरफ से बैटिंग करते हुए ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। बता दें कि कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ खेली गई उनकी यह पारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पहले मैच में किसी भी बल्लेबाज के नाम पर दर्ज दुनिया में सबसे बड़ा स्कोर है। उनका यह ट्रिपल सेंचुरी मात्र 387 गेंद पर आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।